हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। राजनीतिक सिद्धांत हमारा फर्स्ट ईयर से जो है ये पॉलिटिकल साइंस से है और हमारा जो है जीएस से सारे टॉपिक क्लियर होंगे, क्योंकि हम जो है जीएस से सब सब्जेक्ट एक एक करके सब कंप्लीट करेंगे और वो भी फ्री में। तो आज हम पढ़ते हैं राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, और ये बेसिक से स्टार्ट करके लास्ट तक बेसिक टू बॉस आपको बनाएंगे इस सब्जेक्ट में। तो इससे पहले चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय की बात करें तो मनुष्य दो मामलों में अद्वितीय है। उसके पास विवेक होता है और अपनी गतिविधियों में से उसे व्यक्त करने की योग्यता होती है। उसके पास भाषा का प्रयोग और एक दूसरे से संवाद करने की क्षमता भी होती है। अन्य प्राणियों से इतर मनुष्य और अपने अंतरतम भावनाओं और आकांक्षाओं को व्यक्त कर सकता है। वह जिन्हें इच्छा और वांछनीय मानता है अपने उन विचारों को साझा कर सकता है और उन पर चर्चा कर सकता है। राजनीतिक सिद्धांत की जड़ें मानव अस्मिता के इन जुड़वा पहलुओं में होती हैं। यदि कुछ खास बुनियादी प्रश्नों का विश्लेषण करता है, जैसे समाज को कैसे संगठित होना चाहिए, हमें सरकार की ज़रूरत क्यों है, सरकार का सर्वश्रेष्ठ रूप कौन सा है, क्या कानून हमारी आज़ादी को सीमित करता है, राजसत्ता की अपने नागरिकों के प्रति क्या देनदारी है या होती है, नागरिकों के रूप में एक दूसरे के प्रति हमारी क्या देनदारी होती है। ये हमारे दोस्तों क्वेश्चन है। और इससे हम आगे बात करें तो राजनीतिक सिद्धांत इस तरह के प्रश्नों की पड़ताल करता है और राजनीतिक जीवन को अपने अनुप्राणित करने वाले स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे मूल्यों के बारे में सुव्यवस्थित रूप से विचार करता है। यह इनके और अन्य संबंध अवधारणाओं के अर्थ और महत्व की व्याख्या करता है। यह अतीत और वर्तमान के कुछ प्रमुख राजनीतिक चिंतकों को केंद्र में रखकर इन अवधारणाओं की मौजूद परिभाषाओं को स्पष्ट करता है। चिंतकों को केंद्र में रख के इन अवधारणाओं की मौजूद परिभाषाओं को स्पष्ट करता है। यह विद्यालय, दुकान, बस, ट्रेन या सरकारी कार्यालय जैसी दैनिक जीवन से जुड़ी संस्थाओं और स्वतंत्रता, समानता के विस्तार की वास्तविकता की भी परख कर सकता है। और आगे जाकर यह देखता है कि वर्तमान परिभाषाएं कितनी उपयुक्त हैं और कैसे वर्तमान संस्थाओं, सरकार, नौकरशाही और नीतियों को अनुपालन को अधिक लोकतांत्रिक बनाने के लिए उनका परिमार्जन किया जाए। राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य नागरिकों को राजनीतिक प्रश्नों के बारे में तर्कसंगत ढंग से सोचने, सामयिक राजनीतिक घटनाओं को सही तरीके से आंकने का प्रशिक्षण देना है। इस अध्याय में हम परखेंगे कि राजनीति और राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या है और हमें इसका अध्ययन क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं कि राजनीति है क्या। तो राजनीति में अगर देखा जाए तो आपने देखा होगा कि राजनीति के बारे में अलग अलग राय रखते हैं। राजनेता और चुनाव लड़ने वाले लोग राजनीतिक पदाधिकारी कह सकते हैं कि राजनीति एक प्रकार की जनसेवा है, ठीक है। और राजनीति से जुड़े अन्य लोग राजनीति के दांव पेच से जुड़ते हैं तथा आवश्यकताओं और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करके कुचक्र में लगे रहते हैं। कई अन्य के लिए राजनीति वही है जो राजनेता करते हैं। अगर वे राजनेताओं को दल बदल कर सकते हैं, झूठे वायदे और बढ़ चढ़ के दावे करते हैं, विभिन्न तबकों के लिए जोड़ तोड़ करके निजी या सामूहिक स्वार्थों में निष्ठुरता से रत और घृणित रूप से हिंसा पर उतारू होते हैं, देखते हैं तो वे राजनीतिक संबंध घोटालों से जोड़ते हैं। और इस तरह की सोच इतनी प्रचलित है कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जब हम संभव तरीकों से अपने स्वार्थ के साधने में लगे लोगों को देखते हैं तो कहते हैं कि वे राजनीति कर रहे हैं। यदि हम एक क्रिकेटर को टीम में बने रहने के लिए जोड़ तोड़ करते हैं तो किसी सहपाठी को अपने पिता की हैसियत का उपयोग करके अनेक करके उपयोग करके अथवा दफ्तर में किसी सहकर्मी को बिना सोचे समझे बॉस की हाँ में हाँ मिलाते देखते हैं तो हम कहते हैं कि वह गंदी राजनीति कर रहा है। और स्वार्थपरकता के ऐसे धंधों में मोह भंग होने पर हम राजनीति से हताश हो जाते हैं। हम कहने लगते हैं, मुझे राजनीति में रुचि नहीं है या मैं राजनीति से दूर रहता हूँ। केवल साधारण लोग ही राजनीति से निराश नहीं है, बल्कि इससे लाभान्वित होने वाले राजनीतिक दलों को चंदा देने वाले व्यवसायी और उद्यमी भी अपनी मुसीबतों के लिए आए दिन राजनीति कोसते रहते हैं। जैसे फ्रेंड्स, ये आप स्टिकर देख सकते हैं। ये डायग्राम हमें बताता है कि राजनीति को कैसे कोस रहे हैं लोग, ठीक है। तो सिनेमा के कलाकारों में भी अक्सर राजनीति की बुराई करते हैं। यह अलग बात है कि जैसे वे इस खेल में सम्मिलित होते हैं वैसे ही अपने इस खेल को ज़रूरत के अनुसार ढाल लेते हैं। ये हमें दोस्तों रियल लाइफ में भी देखने को मिलता है।
इस प्रकार हमारा सामना राजनीति की परस्पर विरोधी छवियों से होता है। क्या राजनीति अवांछनीय गतिविधि है जिससे हमें अलग रहना चाहिए और पीछा छुड़ाना चाहिए, या इतनी उपयोगी गतिविधि है कि बेहतर दुनिया बनाने के लिए हम इससे निश्चित ही शामिल होना चाहिए? यह दुर्भाग्यपूर्ण है, ठीक है? यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनीति का संबंध किसी भी तरीके से निजी स्वार्थ साधने के धंधे से जुड़ गया है और हमें समझने की ज़रूरत है कि राजनीति किसी भी समाज का महत्वपूर्ण और अविभाज्य अंग है। महात्मा गांधी ने एक बार टिप्पणी की थी कि राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है और इससे जूझने के सिवाय कोई अन्य रास्ता नहीं है। ये महात्मा गांधी के शब्द हैं। राजनीतिक संगठन और सामूहिक निर्णय किसी ढांचे के बगैर कोई भी समाज जिंदा नहीं रह सकता। जो समाज अपने अस्तित्व को बचाए रखना चाहता है, उसके लिए सदस्यों की विविध जरूरतों और हितों का ख्याल रखना आवश्यक होता है। परिवार, जनजाति और आर्थिक संस्थाओं जैसे अनेक सामाजिक संस्थाएं लोगों की ज़रूरतें और आकांक्षाओं को पूरा करने में सहायता करने के लिए पनपी हैं। ऐसी संस्थाएं लोगों की ज़रूरतों और आकांक्षाओं को पूरी सहायता में पनपी हैं। ऐसी संस्थाएं हमें साथ रहने के उपाय खोजने और एक दूसरे के प्रति कर्तव्यों को कबूलने में मदद करती हैं। इन संस्थाओं से सरकारें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सरकारें बनती कैसे हैं? सरकारें कैसे बनती हैं तो जान लेते हैं, और कार्य कैसे करती हैं, यह राजनीति दर्शाने वाली महत्वपूर्ण बात है। और अखबार के बारे में जानते हैं तो वे कौन से मुद्दे हैं जो समाचार के प्रमुख शीर्षकों के रूप में छापे गए हैं या छाए हुए हैं, ठीक है? क्या आपको लगता है कि आपके लिए उनकी कोई प्रासंगिक है? तो ये आपके लिए क्वेश्चन है। और उससे आगे हम बात करें तो लेकिन राजनीति सरकार के कार्यकलापों तक ही सीमित नहीं होती है। दरअसल सरकार भी जो भी करती है वह प्रासंगिक होता है, क्योंकि वह लोग जीवन को भिन्न भिन्न तरीकों से प्रभावित करता है। हम देखते हैं कि सरकारें हमारी आर्थिक नीति, विदेश नीति और शिक्षा नीति को निर्धारित करती हैं। ये नीतियाँ लोगों के जीवन को उन्नत करने को संकट में डाल सकती हैं। अगर सत्तारूढ़ सरकार जातीय और सांप्रदायिक संघर्ष को हवा देती है तो बाजार और स्कूल बंद हो जाते हैं। इससे हमारा जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है। हम अत्यंत ज़रूरी चीज़ें भी नहीं खरीद सकते हैं। बीमार लोग अस्पताल नहीं पहुंच सकते हैं। स्कूल की समय सारणी भी प्रभावित हो जाती है। पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाता है और हमें परीक्षा के लिए भी समय सारणी प्रभावित हो जाती है। पाठ्यक्रम पूरा भी नहीं हुआ और हमें परीक्षा के लिए अतिरिक्त कोचिंग और इसके लिए अतिरिक्त ट्यूशन फीस चुकानी पड़ती है। ये दोस्तों हमारे जो है स्कूल कॉलेज की हैं उनकी दुर्दशा बताने को इस बुक में बहुत अच्छी बात कही गई है। और दूसरी ओर सरकार अगर साक्षरता और रोजगार बढ़ाने की नीतियां बनाती है तो हमें स्कूलों में जाने और बेहतर रोजगार पाने के अवसर मिल सकते हैं। चूँकि सरकार की कार्रवाइयों पर हमारा गहरा असर पड़ता है, ठीक है? अगर हम सरकार के कामों में खूब दिलचस्पी लेते हैं, हम संस्थाएँ बनाते हैं और अपनी माँगें जोड़ने के लिए प्रचार अभियान चलाते हैं, तो हम दूसरों से बातचीत करते हैं और सरकार के निर्धारित लक्ष्यों को आकार देने का प्रयास करते हैं। जब हम सरकार की नीतियों से असहमत होते हैं तो हम विरोध करते हैं और वर्तमान कानून को बदलने के लिए अपने सरकार को राज़ी करने हेतु प्रदर्शन आयोजित करते हैं। हम अपने प्रतिनिधियों की गतिविधियों पर जोश के साथ वाद-विवाद और विचार-विमर्श करते हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ा है या घटा है, ठीक है? हम पूछते हैं कि क्या भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाया जा सकता है? ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है? और क्या किसी खास समूह के लिए आरक्षण न्याय संगत है या नहीं? हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि कोई पार्टी और नेता चुनाव जीतते हैं, ठीक? और इस तरीके से हम मौजूद अव्यवस्था और पतन के तर्कसंगत का कारण तलाशते हैं और एक बेहतर दुनिया रचने की आकांक्षा करते हैं। ये हमारा सिर्फ सपने में ही हो सकता है दोस्तों, असलियत में सब कुछ भी नहीं होता है। आओ कुछ करके सीखें। क्या करके सीखें? राजनीति हमारे दैनिक जीवन पर किस तरह असर डालती है? अपने जीवन को एक दिन की घटनाओं का विश्लेषण कीजिए। ये आप लोग जो है अपने लाइफ में भी फॉलो कर सकते हैं इस बात को। निष्कर्ष यह है कि राजनीति का जन्म इस तथ्य से होता है कि हमारे समाज के लिए क्या उचित एवं वांछनीय है और क्या नहीं। इस बारे में हमारी दृष्टि अलग-अलग होती है। इससे समाज में चलने वाली बहुविध वार्ताएं शामिल हैं जिनके माध्यम से सामूहिक निर्णय किए जाते हैं। एक स्तर इन वार्ताओं में सरकार के कार्य और इन कार्यों का जनता से जुड़ा होना शामिल होता है, तो दूसरे स्तर से जनता का संघर्ष और उनके निर्णय लेने पर भी संघर्ष का प्रभाव पड़ता है, ठीक है?
जब जनता आपस में वार्ता करती है और उन सामूहिक गतिविधियों में भाग लेती है जो सामाजिक विकास को बढ़ावा देने और सामान्य समस्याओं को समाधान में मदद करने के उद्देश्य से तैयार की गई होती हैं, तब कहा जा सकता है कि जनता राजनीति में संलग्न है। वाद विवाद संवाद ये क्या है? क्या विद्यार्थियों को राजनीति में भाग लेना चाहिए? ये क्वेश्चन है। और 1.2 में हम क्या देखते हैं? राजनीतिक या राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं? ये राजनीतिक सिद्धांत में क्या पढ़ते हैं ये हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो उससे पहले हम जान लेते हैं, यदि हम अपने आसपास देखें तो हमें आंदोलन, विकास और परिवर्तन दिखेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम गहराई और गौर करें तो हमें यह भी दिखेगा कि निश्चित मूल्य और सिद्धांतों ने जनता को प्रोत्साहित किया और नीतियों को निर्देशित किया। लोकतंत्र, स्वतंत्रता या समानता ऐसे ही आदर्श सिद्धांत हैं। विभिन्न देश ऐसे मूल्यों को अपने संविधान में प्रतिस्थापित कर उनकी हिफाजत करने का प्रयास करते हैं, जैसा कि अमेरिकी और भारतीय संविधानों में किया गया है। हालांकि इन संवैधानिक दस्तावेजों की उत्पत्ति रातों-रात नहीं हुई है। इनका निर्माण उन विचारों और सिद्धांतों के आधार पर हुआ है जिन पर कौटिल्य और अरस्तू से लेकर ज्यां-जैक रूसो, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर या बाबा साहेब तक के समय के वाद-विवाद होता आया है। बहुत पहले ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में प्लेटो और अरस्तू ने अपने विद्यार्थियों से विचार-विमर्श किया था कि राजतंत्र और लोकतंत्र में कौन-सा तंत्र बेहतर होता है। आधुनिक काल में सबसे पहले रूसो ने सिद्ध किया कि स्वतंत्रता मानव मात्र का मौलिक अधिकार है। कार्ल मार्क्स ने तर्क दिया कि समानता भी उतनी ही निर्णायक होती है जितनी कि स्वतंत्रता। अपने देश में गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में वास्तविक स्वतंत्रता या स्वराज के अर्थ की विवेचना की। अम्बेडकर ने जोरदार तरीके से तर्क रखा कि अनुसूचित जातियों को अल्पसंख्यक माना जाए और उन्हें विशेष संरक्षण मिलना चाहिए। इन विचारों ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता और समानता को प्रतिष्ठित किया। भारतीय संविधान के अधिकारों वाले अध्याय में किसी भी रूप में छुआछूत का निषेध किया गया है और गांधी के सिद्धांतों को नीति निर्देशक तत्व भी शामिल किया गया है। और ऐसे किसी भी राजनीतिक चिंतक के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है जिसका उल्लेख अध्याय 50 में किया गया है। तो 50 शब्द हम जान लेते हैं कौन-कौन से हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों और नीतियों व्यवस्थित रूप से प्रतिबिंबित करता है जिनसे हमारे सामाजिक जीवन, सरकार और संविधान ने आकर ग्रहण किया है। यह स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता जैसी अवधारणाओं का अर्थ स्पष्ट करता है। यह कानून का राज, अधिकारों का बंटवारा और न्यायिक पुनरावलोकन जैसी नीतियों की सार्थकता की जांच करता है। यह इस काम को विभिन्न विचारकों द्वारा इन अवधारणाओं के बचाव में विकसित युक्तियों की जांच-पड़ताल के जरिए करता है। हालांकि रूसो को मार्क्स या गांधी की राजनेता नहीं बन पाए, लेकिन उनके विचारों की हर जगह पीढ़ी दर पीढ़ी राजनेताओं को प्रभावित किया। साथ ही ऐसे बहुत से समकालीन विचारक हैं जो अपने समय में लोकतंत्र या स्वतंत्रता के बचाव के लिए उनसे प्रेरणा लेते हैं। विभिन्न तर्कों की जांच-पड़ताल के अलावा राजनीतिक सिद्धांतकार हमारे ताजा राजनीतिक अनुभवों की छानबीन भी कर सकते हैं, भावी रुझानों तथा संभावनाओं को चिन्हित करते हैं। क्या आप पहचान सकते हैं कि नीचे दिए गए प्रत्येक कथन स्थिति में कौन सा राजनीतिक सिद्धांत मूल्य प्रयोग में आया है? का, मुझे क्या विद्यालय में कौन सा विषय पढ़ना चाहिए? यह तय करना मेरा अधिकार होना चाहिए। खा, क्या है? छुआछूत की प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया है। सी, कानून के समक्ष सभी भारतीय समान हैं। डी, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अपनी पाठशालाएं और विद्यालय स्थापित कर सकते हैं। ई, भारत की यात्रा पर आए हुए विदेशी भारतीय चुनाव में मतदान नहीं कर सकते हैं। चा, मीडिया या फिल्मों में कोई भी सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए। छा, विद्यालय को वार्षिकोत्सव की योजना बनाते समय छात्र-छात्राओं को सलाह ली जानी चाहिए। जा, गणतंत्र दिवस के समारोह में प्रत्येक भारतीय को भाग लेना चाहिए या प्रत्येक व्यक्ति को भाग लेना चाहिए। लेकिन क्या यह सब हमारे लिए प्रासंगिक है? क्या हम अब स्वतंत्रता और लोकतंत्र को प्राप्त नहीं कर चुके हैं? भारत सचमुच स्वायत्त और स्वतंत्र है। हालांकि स्वतंत्रता और समानता से संबंधित प्रश्नों का उठना बंद नहीं हुआ है। ऐसा इसलिए कि स्वतंत्रता और समानता तथा लोकतंत्र से संबंधित मुद्दे सामाजिक जीवन के अनेक मामलों में उठते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग रफ्तार से उनकी बढ़ोतरी हो रही है। उदाहरण के लिए राजनीतिक क्षेत्र समानता समान अधिकारों के रूप में बनी है, लेकिन यह आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में
उसी तरह नहीं है। लोगों के पास समान राजनीतिक अधिकार हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि समाज में उनके साथ जाति या गरीबी के कारण अभी हम कुछ भेदभाव होता है। संभव है कि कुछ लोगों में समाज या विशेषाधिकार प्राप्त हो, वहीं कुछ दूसरे बुनियादी आवश्यकताओं से तक वंचित होते हैं। कुछ लोग अपना मनचाहा लक्ष्य पाने में सक्षम हैं, जबकि कई लोग भविष्य में अच्छा रोजगार पाने के लिए जरूरी स्कूल पढ़ाई में भी अक्षम हैं। उनके लिए स्वतंत्रता अभी तक दूर-दूर का सपना है। दूसरे, हालांकि हमारे संविधान में स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है, फिर भी हमने हरदम नई व्याख्याओं का सामना करना पड़ता है। यह एक तरह का खेल जैसा है। जैसा हम शतरंज या क्रिकेट खेलते हैं तो हम सीखते हैं कि उनके नियमों की व्याख्या कैसे करनी चाहिए। इस प्रक्रिया में हम खेल के नए और व्यापक अर्थ खोज निकालते हैं। ठीक इसी प्रकार नई प्रक्रिया में हम खेल के नए और व्यापक अर्थ खोज निकालते हैं। ठीक इसी प्रकार नई परिस्थितियों को मद्देनजर संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की निरंतर पुनर्व्याख्या की जा रही है। इसकी एक वानगी तो यह है कि आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार में शामिल करने की अदालतों की पुनर्व्याख्या की गई है। सूचना के अधिकार की गारंटी के एक नए कानून द्वारा की गई है। समाज बार-बार नई चुनौतियों का सामना करता है। इस क्रम में नई व्याख्याएं पैदा होती हैं। समय के साथ-साथ संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों में संशोधन भी हुए हैं और इनका विस्तार यद्यपि न्यायिक व्याख्याएं और सरकारी नीतियों नई समस्याओं का सामना करने के लिए बनाई गई हैं। तीसरे तीसरे क्या है, जैसे-जैसे हमारी दुनिया बदल रही है, हम आज़ादी और आज़ादी पर संभावित खतरों के नए-नए आयामों की खोज कर रहे हैं। उदाहरण के लिए वैश्विक संचार तकनीक दुनिया में भर में आदिवासी संस्कृति या जंगल की सुरक्षा के लिए सक्रिय कार्यकर्ताओं का एक दूसरे से तालमेल करना आसान बना रही है, पर इसने आतंकवादियों और अपराधियों को भी अपना नेटवर्क कायम करने की क्षमता दी है। इसके अलावा भविष्य में इंटरनेट द्वारा व्यापक बढ़ोतरी तय है। इसका अर्थ है कि वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए हम अपने बारे में जो सूचना ऑनलाइन दें, उसकी सुरक्षा हो। इसलिए यूँ तो इंटरनेटजन, अंग्रेजी में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों को नेटिजन कहा जाता है, ठीक है? तो इसलिए इंटरनेटजन सरकार नियंत्रण नहीं चाहते, लेकिन वे व्यक्तित्व सुरक्षा और गोपनीयता बनाने या बनाए रखने के लिए किसी न किसी प्रकार का नियमन जरूरी मानते हैं। परिणाम स्वरूप ये प्रश्न उठाए जाते हैं कि इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोगों को कितनी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। इधर हम जान लेते हैं, आओ कुछ करके सीखें। क्या करके सीखें? तो विभिन्न समाचार पत्र और पत्रिकाओं से कार्टून इकट्ठा कीजिए। इन कार्टूनों को किन्हीं दो मुद्दों या किन मुद्दों को उठाया गया है, ये कार्टून कौन-कौन सी राजनीतिक अवधारणाओं को रेखांकित करते हैं। और क्या आप किसी अजनबी को अवांछनीय ईमेल भेज सकते हैं? क्या आप चैट रूम में अपने उत्पाद का विज्ञापन कर सकते हैं? क्या सरकार आतंकवादियों का सुराग लगाने के लिए किसी व्यक्तिगत ईमेल में ताक-झाँक कर सकती है? कितना नियमन नियोजित है और किसको नियमन करना चाहिए? सरकार को कुछ नियामकों को, राजनीतिक सिद्धांतों को, इन प्रश्नों को संभावित उत्तरों के सिलसिले हमारे सीखने के लिए बहुत कुछ है और इसलिए बेहद प्रासंगिक है। और फ्रेंड्स, ये जो हमारा सिलेबस है ये 2020-21 का है, तो ये आप बिल्कुल भी भूल जाइए कि ये पुराना है। ये पुराना नहीं है फ्रेंड्स, ये सब नया है। और क्या जानने लायक है? तो प्राचीन यूनान के एथेंस नगर में सुकरात को सर्वाधिक विवेकशील व्यक्ति कहा जाता था। वह समाज, धर्म और राजनीति के बारे में प्रचलित मान्यताओं को सवाल के कटघरे में खड़ा करके चुनौती देने के लिए प्रसिद्ध था। इसके लिए ही उसे एथेंस के शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया। सुकरात के शिष्य प्लेटो ने उसके जीवन और विचारों के बारे में विस्तार से लिखा। प्लेटो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में सुकरात के एक चरित्र गढ़ा और उसके माध्यम से इस सवाल की जांच पड़ताल की कि न्याय क्या है। यह पुस्तक सुकरात और सेफलस के बीच एक संवाद से प्रारंभ होती है। इस संवाद में दौरान सेफलस और उसके मित्र समझने लगते हैं कि न्याय की दृष्टि अपर्याप्त है और उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। सुकरात के तरीके महत्वपूर्ण बात है कि किसी दृष्टिकोण में निहित सीमाओं और असंगतियों को उजागर करने के लिए वह तर्क बुद्धि का प्रयोग करता है। उसके विपक्षी आखिरकार स्वीकार करते हैं कि उनके विचार, जिनमें वे जीत लेते हैं, चलने वाले हैं या नहीं। अब राजनीतिक सिद्धांतों को व्यवहार में उतारना, ये दोस्तों हमारा आज का लास्ट टॉपिक रहेगा और इसके बाद जो है हम आगे अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ये आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो आप टेंशन ना लें। ये आपको अगले वीडियो में प्लेलिस्ट में वीडियो अगली डाल दी जाएगी।
तो राजनीतिक सिद्धांतों को व्यवहार में उतारना ये हमारा लास्ट टॉपिक है, तो ये हम पढ़ लेते हैं। तो इस पाठ्य पुस्तक में हमने स्वयं को राजनीतिक सिद्धांत के सिर्फ एक पहलू तक सीमित रखा। स्वतंत्रता, समानता, नागरिकता, न्याय, विकास, राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता जैसे सुपरिचित राजनीतिक विचारों की उत्पत्ति, अर्थ और महत्व के बारे में हमने अध्ययन किया। जब हम किसी मुद्दे पर बहस या तर्क वितर्क आरंभ करते हैं तो हम अक्सर पूछते हैं कि इसका अर्थ क्या है, यह कैसे महत्वपूर्ण होता है। राजनीतिक सिद्धांतकारों ने बताया कि आज़ादी या समानता क्या है, क्या इसकी विविध परिभाषाएं प्रस्तुत की गई हैं। गणित के विपरीत, जहां त्रिभुज या वर्ग की सिर्फ एक परिभाषा होती है, राजनीतिक सिद्धांत में हम समानता, आज़ादी और न्याय की अनेक परिभाषाओं से रूबरू होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि समानता जैसे शब्दों का सरोकार किसी वस्तु के बजाय अन्य मनुष्यों के साथ हमारे संबंधों से होता है। वस्तुओं के विपरीत मनुष्य समानता जैसे मुद्दों पर अपनी राय रखता है और इन मतों को समझने के लिए इनसे तालमेल रखने की जरूरत होती है। ऐसा करने की दिशा में हम कैसे बढ़ सकते हैं? तो चलिए हम विभिन्न जगहों में समानता से संबंधित सामान्य अनुभव शुरू से करें। ठीक है, तो आपने गौर किया होगा कि लोग अक्सर सरकारी कार्यालय, डॉक्टर के प्रतीक्षालय या दुकानों में कतार तोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। कई बार ऐसा करने वाले व्यक्ति को पंक्ति से पीछे जाने के लिए दुकानदार से कहा जाता है, तो हमें खुशी होती है। कई बार वे आगे निकल जाते हैं और हम ठगा सा महसूस करते हैं। हम इसका विरोध करते हैं क्योंकि हम जिनके लिए भुगतान करते हैं उन सामानों और सुविधाओं को पाने में समान अवसर चाहते हैं। इसलिए जब हम अनुभव पर ध्यान देते हैं, हम समझते हैं कि समानता का अर्थ सभी के लिए समान अवसर होता है। फिर भी अगर वृद्धों और विकलांगों के लिए अलग काउंटर हो तो हम समझते हैं कि उनके साथ विशेष बर्ताव न्यायोचित है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट चीज़ और हम दोस्तों पढ़ लेते हैं। तो सेफलस ने कहा, तुमने अच्छा कहा। मैंने जवाब दिया, लेकिन जहाँ तक न्याय की बात है, यह क्या है? तो क्या उन्होंने उत्तर दिया? सत्य बोलना और अपना ऋण चुकाना, बस इससे अधिक कुछ नहीं है। ये न्याय की बात है सेफलस से। ठीक है दोस्तों, और क्या इसके अपवाद नहीं होते हैं? तो जरा सोचिए, एक मित्र शांत चित भाव से अपने हथियार मेरे पास जमा कर देता है और उन हथियारों को वह ऐसी स्थिति में वापस मांगता है जब उसका दिमाग शांत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में मुझे क्या हथियार वापस करने चाहिए? आप बिल्कुल सही कहा, उसने कहा हाँ, लेकिन तब सत्य बोलना चाहिए और ऋण को चुकाना न्याय की सही परिभाषा नहीं है। मैंने कहा। किसने? जिसने इंटरव्यू लिया उसने। पहले हमने सीधे कहा था कि अपने मित्रों के साथ भला करना और शत्रुओं के साथ बुरा करना न्याय है। इसकी जगह हमें कहना चाहिए मित्र अच्छे हों तो उनके साथ अच्छा करना और जब शत्रु बुरे हों तो उनके साथ बुरा करना न्याय है। हाँ, मुझे यह ठीक लगा। ये दोस्तों हमारे रियल लाइफ में भी लागू होता है। तो आगे का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? आगे का टॉपिक हमारा ये रहेगा, लेकिन हम प्रतिदिन यह भी देखते हैं कि बहुत से गरीब लोग दुकान या चिकित्सक के पास इसलिए नहीं जा सकते कि उनके पास समान सुविधाओं की कीमत चुकाने के लिए रुपए नहीं होते हैं। इनमें से कुछ लोग दैनिक मजदूर होते हैं जो घंटों पत्थर काटते हैं या ईंट पाथते हैं। अगर हम संवेदनशील हैं तो महसूस करते हैं यह अनुचित है कि समाज में कुछ सदस्यों की बुनियादी ज़रूरतें भी पूरी नहीं ना होती हैं। तब हम इस अनुभव से गुजरते हैं कि समानता में किसी न किसी प्रकार की निष्पक्षता बरतनी चाहिए ताकि लोग अनुचित रूप से शोषित ना हों और आर्थिक कारकों की वजह से प्रतिकूल परिस्थितियों के शिकार ना हों। इस तथ्य पर गौर करें कि अब बहुत से बच्चे स्कूल नहीं जा पाते क्योंकि अपना पेट भरने के लिए उन्हें काम करना पड़ता है। इसी तरह अधिसंख्य लड़कियों को स्कूल से इसलिए हटा दिया जाता है कि माँ-बाप के काम पर जाने पर उन्हें छोटे भाइयों की देखभाल करनी चाहिए। हालांकि भारतीय संविधान को सभी प्राथमिक शिक्षा पाने की अधिकार की गारंटी देता है, लेकिन यह अधिकार मात्र औपचारिक बनकर रह गया है। फिर हम महसूस कर सकते हैं कि ऐसे बच्चों और माँ-बाप के लिए सरकार को कुछ ज़्यादा ही नहीं करना चाहिए ताकि वे स्कूल जा सकें। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि समानता के बारे में हमारे विचार काफ़ी जटिल हैं। जब हम पंक्तिबद्ध होते हैं या खेल के मैदान में होते हैं, हम समान अवसर चाहते हैं।
जब हम किसी अक्षमता के शिकार होते हैं तो हम चाहते हैं कि कुछ विशेष प्रावधान किए जाएं, लेकिन हम जब बुनियादी ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर पाते हैं, तब समान अवसर मिलना ही पर्याप्त नहीं है। हमें स्कूल जाने या संसाधनों जैसे रोजगार, अच्छा वेतन, रियायती अस्पताल आदि का समुचित बंटवारा जैसे अग्रगामी उपायों से सहायता पाने में समर्थ बनाया जाना चाहिए। ठीक है? इसका अर्थ यह हुआ कि निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए किसी एजेंसी को जिम्मेवार बनाने की ज़रूरत है। इस प्रकार हमारे पास की अनेक परिभाषाओं की होने की वजह यह है कि समानता का अर्थ प्रसंग पर निर्भर करता है और हमने इसके उस अर्थ से शुरुआत की है जो स्वयं हमारे लिए है और फिर हम इसका विस्तार गरीब, वंचित, बूढ़े, बुजुर्ग आदि बाकी लोगों के लिए करते हैं। बूढ़ों के लिए किया जाए। हमने अर्थ की कई परतें खुली। हम पूर्ण रूप से समझे बगैर राजनीतिक सिद्धांत गढ़ते रहे। राजनीतिक अवधारणाओं के अर्थ को राजनीतिक सिद्धांतकार यह देखते हुए स्पष्ट करते हैं कि आम भाषा में इसे कैसे समझा और बरता जाता है। वे विविध अर्थों और रायों पर विचार विमर्श और उनकी जांच पड़ताल भी सुव्यवस्थित तरीके से करते हैं। अवसर की समानता कब पर्याप्त है, तो कब लोगों की विशेषताओं की बर्ताव की जरूरत होती है। ऐसा विशेष बर्ताव कब तक और किस हद तक किया जाना चाहिए। क्या गरीब बच्चों को स्कूल बने रहने के लिए प्रोत्साहित करने के दोपहर का भोजन दिया जाना चाहिए। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनकी ओर वे मुक्तिब होते हैं। आप भी देख सकते हैं ये मसले बिल्कुल व्यावहारिक हैं और वे शिक्षा और बेरोजगार के बारे में सार्वजनिक नीतियां तय करने में मार्गदर्शन करते हैं। जैसा समानता के मामले में है, वैसा ही अन्य अवधारणाओं के मामले भी राजनीतिक सिद्धांतकारों को रोजमर्रा के विचारों से उलझना पड़ता है, संभावित अर्थों पर विचार विमर्श करना पड़ता है, नीतिगत विकल्पों को सूत्रबद्ध करना पड़ता है। आज़ादी, नागरिकता, अधिकार, विकास, न्याय, समानता, राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता आदि कुछ अवधारणाओं पर हम अगले अध्याय में विचार करेंगे। तो दोस्तों हमारा अगला टॉपिक जो रहेगा हमें राजनीति सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए ये रहेगा। ये टॉपिक आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ये प्लेलिस्ट आपको हमारे वीडियो में मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता था कि हमारा अगला टॉपिक था कि हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए, तो वो भी हम अपना टॉपिक क्लियर कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है हमारे अपने राजनीतिक आदर्श हो सकते हैं, ठीक है, हमारे अपने राजनीतिक आदर्श हो सकते हैं, पर क्या हम अपने राजनीतिक सिद्धांतों को अध्ययन की भी जरूरत है। क्या यह राजनीति करने वाले के राजनेताओं के लिए या नीति बनाने वाले नौकरशाहों के लिए राजनीतिक सिद्धांत पढ़ाने के लिए अध्यापकों के लिए ज्यादा उपयुक्त नहीं है। बेहतर तो यह होगा कि राजनीतिक सिद्धांत संविधान और कानूनों की व्याख्या करने वाले वकील या जज या उन कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को पढ़ना चाहिए जो शोषण का पर्दाफाश करते हैं और नए अधिकारों की मांग करते हैं। हमें आज़ादी या समानता का अर्थ जानने से क्या मिलेगा। तो पहली बात तो यह राजनीतिक सिद्धांत ऐसे सभी समूहों के लिए प्रासंगिक है। छात्र के रूप में हम भविष्य में उपरोक्त पेशों में से किसी एक को चुन सकते हैं और इसलिए परोक्ष रूप से अभी ही हमारे लिए प्रासंगिक है। क्या हम गणित नहीं पढ़ सकते, जबकि हम में से सभी गणितज्ञ और इंजीनियर नहीं बनेंगे। क्या इसलिए नहीं कि बुनियादी अंकगणित जीवन में सामान्यतः उपयोगी होती है। दूसरी बात यह है कि हम सभी मत देने और अन्य मसलों के फैसले करने के लिए अधिकार संपन्न नागरिक बनने जा रहे हैं। दायित्वपूर्ण कार्य निर्वहन के लिए उन राजनीतिक विचारों और संस्थाओं की बुनियादी जानकारी हमारे लिए मददगार होती है जो हमारी दुनिया को आकार देती है। सूचना पारक समाज में यदि हम अपने ग्राम सभा और सहभागी होना चाहिए या वेबसाइट और मतदान अपनी राय पेश करनी चाहिए, तो हमारा तर्कशील और जानकार होना निर्णायक होता है। यदि हम अपने मनमाने तरीके से वरीयताएं प्रकट करें तो हमें ज़्यादा प्रभावी होंगे, लेकिन हम विचारशील और परिपक्व हैं तो हम साझा हितों और गढ़ने व्यक्त करने के लिए नए माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं। नागरिक के रूप में हम संगीत कार्यक्रम के श्रोता जैसे हम गीत और लय की व्याख्या करने वाले मुख्य कलाकार नहीं होते।
लेकिन हम कार्यक्रम तय करते हैं, प्रस्तुति का रसास्वादन करते हैं और नए अनुरोध करते हैं कि आपने गौर किया कि संगीतकार तब बेहतर प्रदर्शन करते हैं जब उन्हें श्रोताओं के जानकार और कद्रदान होने का पता रहता है। इस तरह के शिक्षित और सचेत नागरिक भी राजनीति करने वालों को जनाभिमुख बना देते हैं। तीसरी बात यह है कि आज़ादी और समानता, धर्मनिरपेक्षता हमारे जीवन के अमूर्त मसले नहीं हैं। परिवारों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, व्यावसायिक केंद्रों आदि तरह-तरह के भेदभावों का हम प्रतिदिन सामना करते हैं। हम स्वयं भी अपने भिन्न-भिन्न लोगों के प्रति पूर्वाग्रह रहते हैं, चाहे वे लोग अलग जाति के हों या अलग धर्म के, अपना लिंग या वर्ग के। ठीक है? यदि हम उत्पीड़ित महसूस करते हैं तो हम पीड़ा का निवारण करना चाहते हैं और इससे विलंब होता है। तब हम महसूस करते हैं कि हिंसक क्रांति उचित है। यदि विशेषाधिकार संपन्न है तो हम सम्मान के लिए संघर्षरत अपने नौकरों को नौकरानियों के उत्पीड़न से भी इनकार करते हैं। कभी-कभी हम महसूस करते हैं कि हमारे नौकर उसी व्यवहार के योग्य हैं जो उनके साथ हो रहा है। राजनीतिक सिद्धांत बस यही करता है कि वो अपने राजनीतिक चीज़ों के बारे में अपने विचारों और भावनाओं के परीक्षण के लिए प्रोत्साहित करता है। थोड़ी अधिक सतर्कता से देखने भर में हमने अपने विचारों और भावनाओं में उदार होते हैं और अंत में छात्र के रूप में हम बहस और भाषण प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं। हमारी अपनी राय होती है तो क्या सही है और क्या गलत, क्या उचित है और क्या अनुचित, पर यह हम नहीं जानते कि वे तर्कसंगत हैं या नहीं हैं। जब हम दूसरों से बहस करते हैं तभी हम अपने विचारों का बचाव करने की ज़रूरत महसूस करते हैं, इसलिए तर्क और युक्तियाँ तलाशते हैं। राजनीतिक सिद्धांत हमें न्याय या समानता के बारे में सुव्यवस्थित सोच से अवगत कराते हैं ताकि हम अपने विचारों को परिष्कृत कर सकें और सार्वजनिक हित में सुविज्ञ तरीके से तर्क-वितर्क कर सकें। तर्कसंगत ढंग से बहस करने और प्रभावी तरीके से संप्रेषण करने जैसे कौशल वैश्विक सूचना व्यवस्था में महत्वपूर्ण गुण साबित होते हैं। ठीक है दोस्तों। अब है राजनीतिक सिद्धांत के बारे में नीचे कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत। तो क्या इसमें से आप बता सकते हैं? राजनीति सिद्धांत उन विचारों पर चर्चा करते हैं जिन पे आधार राजनीतिक संस्थाएं बनती हैं। राजनीतिक सिद्धांत विभिन्न धर्मों के अंतर संबंध की व्याख्या करते हैं। ये समानता और स्वतंत्रता जैसे अर्थ की व्याख्या करते हैं। ये राजनीतिक दलों के प्रदर्शन और भविष्यवाणी करते हैं। राजनीति उस सबसे बढ़कर है जो राजनीति क्या आप इस कथन से सहमत हैं? उदाहरण भी दीजिए। तो लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए नागरिकों का जागरूक होना जरूरी है। टिप्पणी कीजिए। तो राजनीतिक सिद्धांतों की ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन को आप कमेंट में आंसर कर सकते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन के लिए हमारे किन रूपों में उपयोगी है, ऐसे 4 तरीकों की पहचान करें जिनमें राजनीतिक सिद्धांत हमारे लिए उपयोगी हों। ये दोस्तों हमने जो इस वीडियो में कवर किया उसके क्वेश्चन हैं। ये आप दोस्तों हमारे ये कमेंट में पिन कर सकते हैं, हम आपका क्वेश्चन पिन कर देंगे। और क्या आप एक अच्छा प्रभावपूर्ण तर्क और औरों की बात सुन के बाध्य कर सकता है? क्या राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना और गणित की पढ़ने के लिए समान है? आप उत्तर के पक्ष के कारण दीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने यहाँ तक वीडियो अगर देखा है, आप दब के पढ़ाई कीजिए दोस्तों, दबा के पढ़ाई कीजिए, ठीक है? और जीएस से हमारा जितना बन पाएगा, जितना क्या हम यूपीएससी लेवल का पूरा ही सिलेबस आपको कवर करा देंगे वीडियो से, और उनके नोट्स जो हैं आपको हमारे कमेंट बॉक्स में पिन हो जाएंगे और या हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।